हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कृषि रसायन के अध्याय नंबर 2 में। ठीक है, तो देखो हमने है ना जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों पर क्या क्या प्रभाव होता है और उर्वरकताओं पर ये क्या क्या प्रभाव डालते हैं, इनके क्या क्या तो गुण होते हैं और ये उर्वरकता पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसके हमने 10 कारक हमने पढ़ लिए थे। ठीक है ना, आज हम स्टार्ट करते हैं 11वें कारक से। ठीक है, तो 11वें कारक को देखो, 11वें कारक में क्या लिख रखा है, पोषक तत्वों की मात्रा, यानी पोषक तत्वों की मात्रा भी किसको प्रभावित करती है, उर्वरकता को प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है भाई कि जीवांश पदार्थ में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उन पोषक तत्वों से क्या होता है, पौधा अपनी वृद्धि अच्छी प्रकार से कर पाता है। ठीक है, तो एक बार इस पैराग्राफ को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखो क्या लिख रखा है कि मृदा में जीवांश पदार्थ के मिलाने से पौधे के लिए आवश्यक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आदि की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा में ये पोषक तत्व जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से प्राप्त होते हैं। भाई जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, आपको लिख रखा है, नाइट्रोजन मिल गया आपको, फास्फोरस मिल गया आपको, पोटेशियम मिल गया, सल्फर मिल गया। ये सारे पोषक तत्व आपको प्राप्त होते हैं जो पौधे की वृद्धि में, हमारी कृषि उपज को बढ़ाने में क्या करते हैं भाई, सहायता प्रदान करते हैं। अगला देखो, अगला है आपका नंबर 12वां, और 12वें में क्या है, लवणता में सुधार। लवणता का मतलब क्या होता है, क्षारीयपन आ जाता है, सॉल्ट मिल जाते हैं ना, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो सल्फेट और क्लोराइड ये सारे किस में आते हैं, लवण में आते हैं। ठीक है ना भाई, तो होता क्या है कि जब लवण या क्षार की मात्रा जब बढ़ जाती है तो विच्छेदन के पदार्थ के, जब जीवांश पदार्थ का जब हम विच्छेदन करते हैं तो विच्छेदन से विभिन्न प्रकार की CO2 निकलती है और विभिन्न प्रकार के अम्ल निकलते हैं, जैसे कार्बोनिक अम्ल हो गया आपका। तो आपको पता है जब अम्ल निकलेंगे तो वो क्षार को क्या कर देंगे भाई, न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्षार को क्या कर देंगे, वो उदासीन कर देंगे। तो इस प्रकार से ये लवणीय मृदा में अगर आप जीवांश पदार्थ डालोगे तो जीवांश पदार्थ क्या करेगा, अम्ल उत्पन्न करेगा और उस अम्ल से वो लवणीय मिट्टी का क्या कर देगा भाई, सुधार कर देगा। ठीक है, वही बात इस पैराग्राफ में लिखी है, देख लो आप कि मृदा में जीवांश पदार्थ को मिलाने के उपरांत कार्बनिक अम्ल उत्पन्न होते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल भी बनते हैं। ठीक है ना, जिससे मृदा लवणता में सुधार होता है। भाई अम्ल बन रहा है तो वो क्या, क्षार को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा और दोनों किस पर आ जाएंगे, उदासीनता में आ जाएंगे। यानी आपकी कुल मिला के जो मिट्टी है आपकी, उसका क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। अगला देखो, अगला बिंदु है हमारा, अगला फैक्टर देखो आपका 13वें नंबर का, एक सेकंड उसको मैं आपको टिक करके बताता हूं। देखो 13वें नंबर का फैक्टर, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। अब देखना, समझना भाई इस टॉपिक को। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं आपके जो अनुपलब्ध अवस्था में रहते हैं। अनुपलब्ध का मतलब वो हैं तो सही जमीन में, लेकिन वो पौधे को प्राप्त नहीं हो रहे। जैसे मैं मान के चलूं यहां पर कोई पोषक तत्व है और ये आपका पौधा है, तो इसकी जो जड़ें हैं उसको ये पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी ये घुलनशील नहीं हो रहा है, ना मिट्टी में ये घुल रहा है, ना मृदा विलयन में घुल रहा है। अगर घुल जाएगा ये तो हमारी जड़ों को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये कैसी अवस्था में है, अघुलनशील अवस्था में, यानी ये पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो जीवांश पदार्थ क्या करता है कि जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से अम्ल निकलते हैं और वो अम्ल क्या करते हैं, इस पोषक तत्व को घोलने का काम करते हैं। इस पोषक तत्व को क्या कर देते हैं, वो घोल देते हैं। तो घोलने के उपरांत क्या होता है, जड़ें इसको अवशोषित कर लेती हैं और ये पोषक तत्व पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जो अनुपलब्ध पोषक तत्व थे उनको उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है, जीवांश पदार्थ करता है। जीवांश पदार्थ से अम्ल स्रावित होते हैं और अम्ल क्या करते हैं, पोषक तत्वों को घोल देते हैं और घुलने के पश्चात ये पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में आपको यही बोला गया है। अगला देखो नंबर 14 क्या है, जैविक प्रभाव। तो एक बार लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, फिर इसका हम संक्षेपण करेंगे। देखो, जीवांश पदार्थ मृदा जीवाणुओं का भोजन है। सही बात है भाई कि मिट्टी के अंदर जो जीवाणु हैं वो अपना जो खाना है, जो पोषक तत्व, वो किससे प्राप्त करते हैं, जीवांश पदार्थ से। अरे जीवांश पदार्थ है क्या, पेड़ पौधों के अवशेष, मलमूत्र या मृत अवस्था में जीव जंतु जो हैं उनके अवशेष, वो सारे ही क्या कहलाते हैं, जीवांश पदार्थ। ठीक है, अब जीवांश पदार्थ से सूक्ष्म जीव अपना पोषण प्राप्त करते हैं और जब उनको बढ़िया खाना मिलेगा तो वो क्या करेंगे, अधिक क्रियाशीलता उत्पन्न करेंगे और अगर अधिक क्रियाशीलता दर्शाएंगे तो मिट्टी को क्या बनाएंगे, वो उपजाऊ बनाएंगे। ठीक है, देखो जिससे जीवाणु की क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है। भाई बढ़िया खाना मिल रहा है तो जीवाणु काम करते रहेंगे, क्रियाशीलता भी करते रहेंगे और उनको खाने के लिए जीवांश पदार्थ से पोषक तत्व भी मिल रहे हैं। आगे देखो, जिससे मृदा की जैविक दशा में सुधार होता है, जिससे जो मिट्टी की संरचना है उसमें भी क्या होता है, सुधार होता है, उसकी उर्वर शक्ति भी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे देखो, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के दौरान अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण जैसी लाभप्रद क्रियाएं होती हैं। अब ये आगे आने वाली हैं, जब हम नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे ना तो उसमें तीनों क्रियाएं आने वाली हैं कि आपकी अमोनीकरण क्या होता है, अमीनीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है। इससे अगला टॉपिक ही है। ठीक है, जैसी लाभप्रद क्रियाएं होती हैं
ताजा जीवांश पदार्थ केंचुओं, चींटियों आदि को खाद्यांश प्रदान करते हैं। अब भाई ताजा जीवांश पदार्थ का मतलब ताजी ताजी आपकी हरी हरी पत्तियां हैं वगैरह वगैरह, पेड़ पौधे के कोमल तने वगैरह हैं, ठीक है। जीव जंतुओं का ताजा क्या हो गया, आपका मलमूत्र अवशेष हो गया। तो वो क्या करते हैं भाई, जितने सूक्ष्म जीवाणु हैं, केंचुए हैं, चींटियां हैं, इनके लिए क्या काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, खाद्यान्न का काम करते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये जंतु मृदा को खोदकर रंध्र युक्त बनाते हैं। अब ये जंतु क्या करते हैं, केंचुए वगैरह आपने देखे मिट्टी के अंदर क्या बनाते हैं भाई, छेद बनाते हैं। जैसे ये मिट्टी है और इसमें छेद बनाकर केंचुआ क्या करेगा, जाएगा, मिट्टी खाता जाएगा और अंदर बिल बना के घुसता जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या करते हैं, मृदा के अंदर रंध्रों का निर्माण करते हैं। मृदा रंध्रों की संख्या कैसी कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब जब मृदा रंध्र बढ़ जाएंगे तो जो वायु संचार है वो भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई जो वायुमंडल है, वायुमंडल से जो मृदा के अंदर रंध्रों की मात्रा बढ़ गई तो मिट्टी के अंदर वायु की मात्रा भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं क्या, कि मृदा वातन कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। किससे, इन सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता से। आगे पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो। देखो अगला, आगे क्या बोला है हमने, ये जंतु मृदा को खोदकर रंध्र युक्त मृदा बनाते हैं, जिससे वायु संचार तथा जल निकास में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। पानी के निकास में भी बढ़ोतरी होती है। भाई रंध्र बन रहे हैं, पानी अच्छे से क्या होगा, अवशोषित होगा, जल धारण क्षमता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मृदा में उपस्थित जीवाणुओं हेतु जीवांश पदार्थ उनके भोजन तथा ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भाई उनको भोजन भी जीवांश पदार्थ से मिल रहा है और उनको एनर्जी भी किससे मिल रही है, जीवांश पदार्थ से ही मिल रही है। तो सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भोजन हो गया या ऊर्जा, दोनों का जो स्रोत है वो कौन है, आपका जीवांश पदार्थ है, ठीक है। जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है, फलस्वरूप मृदा की उर्वरक शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। तो सारे पॉइंट्स को मैंने आपको अच्छे तरीके से इसको समझा दिया। अब अगला देखो, लास्ट आ रहा है आपका फैक्टर जो है 15वां, क्या है भाई, पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। तो पौधों की वृद्धि पर जीवांश पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो भाई, एक सेकंड, देखो समझना भाई। देखो 15वां कौन सा है, पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, कि पौधों की वृद्धि पर ह्यूमस या जीवांश पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने पता है कि आपको कि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, उर्वरक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो सभी कारक किसके लिए लाभदायक हैं भाई, पेड़ पौधे के लिए लाभदायक है। तो हम कहेंगे कि पेड़ पौधे की जो वृद्धि है वो अच्छी प्रकार से होती है। क्यों होती है अच्छी प्रकार से, क्योंकि जो ह्यूमस है उसमें से कुछ वृद्धि कारक हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। अब बढ़िया क्वेश्चन मिल गया आपको, 1 नंबर का पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, साथ ही कंपटीशन एग्जाम में भी, जेट के एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है कि ह्यूमस से कौन कौन से वृद्धि कारक हार्मोन स्रावित होते हैं। तो देखो सबका नाम लिख रखा है। ह्यूमस में वृद्धि कारक हार्मोन जैसे इंडोल, एसिटिक एसिड और इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल पाए जाते हैं। तो कितने हो गए वृद्धि कारक हार्मोन, 3 हो गए। पहला कौन सा हो गया आपका इंडोल, दूसरा कौन सा हो गया आपका एसिटिक एसिड और तीसरा कौन सा हो गया आपका इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा ह्यूमस में से कौन कौन से वृद्धि कारक हार्मोन स्रावित होते हैं, आपका आंसर होगा 3। पहला हो गया इंडोल, दूसरा हो गया आपका एसिटिक एसिड और तीसरा हो गया आपका इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है, समझ गए। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हर चीज किसी का फायदा भी हो, जिसका फायदा है उसका नुकसान तो होता ही है। यानी जिससे हमें लाभ मिल रहा है उससे कुछ ना कुछ हानि तो मिलेगी ही। ये तो सार्वत्रिक सत्य है, ठीक है ना, कि जिससे आपको कुछ फायदा है तो उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी है। इसी तरीके से अगर आपका जीवांश पदार्थ के फायदे अनेक हैं, लेकिन इसके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्या पाए जाते हैं, इसके नुकसान भी पाए जाते हैं। तो नुकसान नंबर पहला कौन सा है, कि पहला नुकसान तो यह है कि अगर आपने, पहले तो देख लो इसको, टिक लगा देता हूं, ये नुकसान है। अगर आपने अधिक मात्रा में क्या डाल रखा है, जीवांश पदार्थ डाल रखा है, तो जब आप पौधों की रुपाई करते हो तो उस रुपाई को आपको पौधा किस में रोपना है, आपको मिट्टी में, लेकिन ऊपर आपने ज्यादा मात्रा में क्या डाल रखा है, जीवांश पदार्थ डाल रखा है। तो उस कंडीशन में पौधों की रुपाई में आपको क्या आती है, समस्या आती है, ठीक है भाई, क्योंकि हमको जो पौधा है वो हमको मिट्टी में रोपना है और ऊपर अगर हमने ज्यादा मात्रा में जीवांश पदार्थ डाल रखा है तो ये हमारे लिए एक समस्या क्रिएट कर देता है। दूसरा, जीवांश पदार्थ से एक जो आपका हानिकारक हार्मोन भी स्रावित होता है, जिसका मैं नाम बताना चाहूंगा आपको, फाइटोकाइनेंस, ठीक है। आगे देखो फाइटोटॉक्सिन्स, देखो विभिन्न जीवांश पदार्थ मृदा में विच्छेदन के दौरान फाइटोटॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, जहरीला, फाइटोटॉक्सिन्स नामक रसायन का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं, जो पौधे के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ह्यूमस कौन सा हानिकारक रसायन का स्त्रावण करता है, तो आंसर क्या होगा, फाइटोटॉक्सिन्स, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या लिख रखा है
कि मृदा में अत्यधिक जीवांश पदार्थ मिश्रण की समस्या उत्पन्न करते हैं, जिससे पौधे रोपण में समस्या आती है। मैं समझा चुका हूं इसको अभी आपको। अगला देखो, पहला क्या लिख रखा है इसने कि जीवांश पदार्थ रोग पैदा करने वाले जीवों की ऊर्जा व भोजन का भी स्रोत है। अब भाई जो हमें जीवाणु मिल रहे हैं, जो हमारे मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ऐसा तो है नहीं सारे सूक्ष्म जीवाणु लाभदायक होंगे, कुछ लाभदायक होंगे तो कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होंगे। अब जो जीवांश पदार्थ है वो लाभदायकों को भी खाना दे रहा है, और जो हमारे लिए हानिकारक है उन जीवाणुओं के लिए भी क्या प्रदान कर रहा है भाई, भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा है। तो जो हमारे लिए हानिकारक जीवाणु है वो भी बिल्कुल मजे से ठप होके क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हमारी फसल को क्या पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। और उनको भोजन देने का काम कौन कर रहा है, जीवांश पदार्थ कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो जीवांश पदार्थ है वो ये भेद नहीं कर पाता कि कौन सा तो सूक्ष्म जीवाणु लाभदायक है तो उसको तो मैं खाना दे दूं, और कौन सा जीवाणु मेरे लिए हानिकारक है तो उसको मैं खाना नहीं दूं। समझ में आ रहा है ना, जीवांश पदार्थ इसका क्या कर पाता है, विभेदन नहीं कर पाता है। तो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ साथ हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं की भी क्रियाशीलता कैसी होती है, आपकी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उनको भोजन पानी की बढ़िया व्यवस्था हो रही होती है। समझ में आ गया टॉपिक, पूरा जीवांश पदार्थ का टॉपिक क्लियर है। अब अगला टॉपिक चल रहे हैं अपन, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ठीक है, तो अगले टॉपिक को देखो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। अगला टॉपिक देखो भाई हमारा, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ठीक है, देखो हेडिंग लगा दो। पहले मैं आपको बता दूं कि जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, पौधे को कोमल बनाता है। पौधे की जो कायिक वृद्धि करता है वो कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। और जो कार्बन है वो लिग्निन, ये जो आपके सेलुलोज वगैरह जो बाद में आते थे ना, जिनका विच्छेदन लेट में हो रहा था, तो उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। यानी जटिल अगर यौगिकों का निर्माण करना है तो वहां पर कार्बन आपका होगा, और इसका विच्छेदन कैसा होगा, कम होगा। यानी नाइट्रोजन क्या करता है, पौधे को कोमल बनाने का काम करता है, और कार्बन ऊर्जा देने का भी काम करेगा। साथ ही साथ अगर इसका विच्छेदन धीरे हो रहा है, मतलब ये लिग्निन और सेलुलोज के रूप में है, तो इसका मतलब ये पौधे को कैसा बना रहा होगा, कठोर बना रहा होगा। अब देखो पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे पूरा बढ़िया ध्यान से, एक एक लाइन को समझेंगे, उसके बाद में हम उसका क्या करेंगे, आसान भाषा में उसका हम अर्थ समझेंगे। ठीक है, देखो, मृदा जीवांश पदार्थ तथा मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा में अधिक संबंध रहता है। कार्बन ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, जबकि नाइट्रोजन एक मुख्य पादप पोषक तत्व है। तो वही बात आ गई भाई, अभी क्या बताया मैंने आपको कि कार्बन तो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज इत्यादि शर्करा भी क्या करती हैं भाई, पौधे क्या करते हैं, शर्करा का निर्माण करते हैं और उनसे अपना भोजन यानी ऊर्जा का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या बोल रखी है इसने कि जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, एक मुख्य पोषक तत्व का कार्य करता है। यानी नाइट्रोजन तो पोषक तत्व की भूमिका अदा कर रहा है, और जो कार्बन है वो ऊर्जा प्रदान करने का काम कर रहा है। आगे देखो, मृदा में प्राप्त, अगला देखना, मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा का नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। यानी मिट्टी के अंदर कार्बन कितना मिल रहा है और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कितना मिल रहा है, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एक नंबर में सीधा सा कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या है, तो आप लिखोगे कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा तथा नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात ही कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। कार्बन ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है और नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व का कार्य करता है। और ये जो नीचे सूत्र लिख रखा है आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बना के इस सूत्र को भी आप लिख दोगे। ठीक है, चलें आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। देखना यहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे भाई, देखिएगा, ध्यान देना भाई। ठीक है, देखो, यह अनुपात मृदा में नाइट्रोजन, कुल जीवांश पदार्थ एवं उसके विच्छेदन की दर को नियंत्रित रखता है। यानी ये जो अनुपात है वो किसको नियंत्रित रखेगा, आपको नाइट्रोजन की मात्रा को, जीवांश पदार्थ को, उनके विच्छेदन की दर को इत्यादि सभी को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी परिवर्तनशील है, यानी ये स्थिर नहीं रहता, ये एक निश्चित सीमा में क्या करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। देखो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी परिवर्तनशील है। कृषि योग्य भूमि में इसकी परिसीमा 8.1 से 15.1 तक होती है। क्वेश्चन बन गया आपका कि कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की सीमा क्या है, तो सीमा क्या है, 8.1 से लेकर 15.1 तक पाई जाती है क्या, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की मात्रा। और अगर इसकी औसत मात्रा आपसे पूछ ले तो औसत मात्रा कितनी है, 10 से लेकर 12.1। यानी अगर आपसे एक रेंज पूछ ले, परिसीमा पूछ ले, तो परिसीमा में आप आंसर कितना लिखोगे, 8.1 से 15.1। और अगर आपसे औसत वैल्यू पूछ ले, औसत मान पूछ ले, तो औसत मान में क्या लिखोगे आप, 10 से लेकर 12.1। ठीक है, समझ गए। यानी अगर आपके पास रेंज पूछे तो रेंज आप बता दोगे, और अगर आपको औसत मान पूछे तो औसत मान भी आप बता दोगे। इसके बाद देखो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात
जलवायु कारक जैसे वर्षा और ताप से प्रभावित होता है। यानी बरसात से भी ये कैसा होगा, प्रभावित, और अगर तापमान का मान भी बदल रहा है तो भी इससे ये क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, क्योंकि तापमान बढ़ने से क्या होगा भाई, जीवांश पदार्थ पर फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, इस वजह से कार्बन नाइट्रोजन अनुपात भी कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बदल जाएगी। भाई ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उनकी क्रियाशीलता नहीं होगी, क्रियाशीलता नहीं होगी तो वो पोषक तत्व को लेंगे नहीं, और पोषक तत्वों को जब ग्रहण नहीं करेंगे तो उनके अनुपात में क्या आ जाएगी, गड़बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि तापमान जो है और जो वर्षा कारक है वो भी कैसा प्रभावित करता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को प्रभावित करता है। क्योंकि बरसात ज्यादा होगी, सब जगह पानी पानी है, तो आपको मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा पानी हो या बहुत ज्यादा ताप हो, दोनों ही कंडीशन में विच्छेदन की गति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो बरसात अगर ज्यादा होगी या बरसात बिल्कुल कम होगी तो भी विच्छेदन की दर प्रभावित होगी। अब विच्छेदन की दर प्रभावित होगी, सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता प्रभावित होगी, और सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता प्रभावित होगी तो वो जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहे थे उनके अनुपात में भी क्या होगी, गड़बड़ी, तो कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में भी क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। सारी चीजों को कोरिलेट कर दो एक दूसरे से, आप पूरी थ्योरी को समझ जाओगे। आगे देखो, आगे क्या लिख रखा है, देखना भाई, ध्यान देना। ठीक है, फलीदार पौधों तथा गोबर की खाद, देखो एक सेकंड मैं टिक लगाता हूं आपके लिए, और ऊपर चलते हैं, एक सेकंड को देखना भाई। फलीदार पौधों तथा गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 से 30:1 तक होता है। भाई स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको जेट की एग्जाम में। पहले पूछा था कि गोबर में पोटेशियम की मात्रा कितनी है, ये क्वेश्चन है आपका 2019 के अंदर। ठीक है ना, तो अब पूछ ले आपसे कि गोबर में जीवांश पदार्थ की मात्रा कहां से कहां तक है, तो फलीदार पौधों और गोबर की खाद दोनों में जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो 12:1 से लेकर 20:1 से लेकर 30:1 तक। तो आसान है, 20:1, 30:1, आराम से याद हो जाएगा। तो फलीदार पौधों और गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 से लेकर 30:1 तक होता है। आगे देखो, कुछ फसल अवशेष जैसे भूसा जो होता है ना, भूसे में यह अनुपात 100:1 तक होता है। देखो भाई क्या क्वेश्चन मिल गया, अगर भूसे में आपको कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पूछ ले तो भूसे में अनुपात कितना है, 100:1। तो देखो छोटे छोटे बहुत एक नंबर के यहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद रखना है। तो भूसे में अनुपात कितना हो गया, 100:1 हो गया। आगे देखो, आगे क्या लिख रखा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 4:1 से लेकर 9:1 तक होता है। कहां से कहां तक, 4:1 से लेकर 9:1 तक होता है। बैक्टीरिया में यह ऊतकों का यह अनुपात 5:1 तथा फंजाई में ऊतकों का अनुपात 10:1 होता है। तो बैक्टीरिया में यह अनुपात कितना है, 5:1, और फंजाई में यानी कवकों में यह अनुपात कितना है, 10:1 है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियाओं के ऊतकों की मात्रा फंजाई के ऊतकों से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से वहां जो अनुपात है वो कितना है, 5:1, और जो फंजाई में ऊतकों का अनुपात है जो कार्बन नाइट्रोजन का वो कितना है, 10:1। आगे देखो, आगे बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, मृदा ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 10:1। और मेरी तरफ से इसको स्टार लगा लो बोर्ड एग्जाम के लिए। मृदा ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पूछे तो मृदा ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, 10:1। ठीक है, तो यहां कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको बता दिए। अब देखो अपन नीचे हेडिंग की तरफ चलते हैं, जो क्या है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व, कि पौधे में क्या महत्व है भाई कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को, समझना भाई, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखो, विस्तृत अनुपात का जीवांश पदार्थ के मृदा में मिलाने पर सूक्ष्म जीवों तथा उच्च पौधों के बीच कैसी होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा किसकी होती है भाई, पोषक तत्व ग्रहण करने की। ठीक है, किस किस के बीच में, देखो साफ साफ लिख रखा है, सूक्ष्म जीवों और उच्च पौधों के बीच में, क्योंकि उच्च पौधे भी पोषक तत्वों को ग्रहण करना चाहते हैं और सूक्ष्म जीव भी अपनी क्रियाशीलता के लिए क्या करना चाहते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करना चाहते हैं। तो इन दोनों में क्या जनरेट हो जाता है भाई, कंपटीशन जनरेट हो जाता है, प्रतिस्पर्धा क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। अब वो प्रतिस्पर्धा किस प्रकार से काम करती है उस चीज को समझो। देखो, देखना भाई, आगे क्या लिखा है कि विस्तृत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले जीवांश पदार्थ को मृदा में मिलाने पर सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। विस्तृत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात यानी बहुत ज्यादा कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है तो जो सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको खाने के लिए क्या मिल रहा है भाई, बढ़िया जीवांश पदार्थ मिल रहा है, तो उनकी क्रियाशीलता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आगे पढ़ना, ठीक है, जिसके कारण विच्छेदन अधिक होता है। भाई जाहिर सी मात्रा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ रही है, तो क्रियाशीलता का मतलब क्या है, वो विच्छेदन का काम अच्छे से कर रहे हैं, तो विच्छेदन की गति भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखो,
इस प्रक्रिया के दौरान नाइट्रेट नाइट्रोजन मृदा में कम हो जाते हैं, क्योंकि जो नाइट्रेट वगैरह बन रही थी उसका काम कौन कर रहा है, उसको ग्रहण करने का, उसको सूक्ष्म जीवाणु क्या कर रहे हैं भाई, उसको उपयोग में ले रहे हैं। तो नाइट्रोजन की मृदा में मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी उस कंडीशन में। ठीक है, आगे देखो, इसके कारण नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त नहीं होती। तो जो सारी नाइट्रोजन है उसका उपयोग कौन कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणु, तो पौधों को नाइट्रोजन उस कंडीशन में नहीं मिल पाती। आगे देखो, विच्छेदन प्रक्रिया के उपरांत, विच्छेदन प्रक्रिया के कुछ समय उपरांत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संकुचित होने लगता है। अब भाई पौधे क्या, वो सूक्ष्म जीवाणु क्या कर रहे हैं, उस अनुपात को, उस पोषक तत्वों को खाते जा रहे हैं। तो जब खाते जा रहे हैं तो भंडार में कमी आएगी, भंडारे में कमी आएगी। ऐसा तो है नहीं भंडारा चल रहा है, कितना भी खाओ खत्म होगा ही नहीं। तो वो अब सूक्ष्म जीवाणु खाते जा रहे हैं, तो वो अनुपात में क्या आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस अनुपात में क्या आएगी, कमी आएगी। और जब उस अनुपात में कमी आ जाएगी तो सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पढ़ना देखो आगे क्या लिख रखा है कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संकुचित होने लगता है, जिससे कार्बन की मात्रा घट जाती है। फलस्वरूप परपोषित जीवों की सक्रियता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब ये अनुपात घट गया तो जो उन जीवाणुओं की, सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कारण नाइट्रोजन की मांग कम हो जाती है, और जब उनकी क्रियाशीलता कम हो गई तो जो नाइट्रोजन, जो पहले पूरी खपत ज्यादा हो रही थी नाइट्रोजन की, वो अब खपत कैसी होगी, कम खपत होगी। ठीक है, जिस कारण नाइट्रोजन की मांग कम हो जाती है और नाइट्रेट नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त हो जाती है। यानी इस कंडीशन में अब जो आपकी नाइट्रोजन है वो किसको मिल जाएगी, पौधों को प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब जो पौधे आपके हैं वो किस प्रायोरिटी पे आ रहे हैं, सेकंड प्रायोरिटी। पहले तो भाई जीवांश पदार्थ का खूब सारा जो विच्छेदन है वो किसने किया, सूक्ष्म जीवाणुओं ने, और विच्छेदन करने के साथ साथ उनकी क्रियाशीलता बढ़ी थी, दमादम पेट पूजा कर रहे थे भाई, खूब सारे नाइट्रोजन की मात्रा को ग्रहण कर रहे थे। अब एक कंडीशन ऐसे आई कि जीवांश पदार्थ के अंदर जो अनुपात है वो कैसा होने लगा, घटने लगा। तो जब अनुपात घटने लगा पोषक तत्वों का, कार्बन नाइट्रोजन का, तो ये सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता भी कैसी हो गई, कम हो गई। अब जब सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता कम हो गई तो जो नाइट्रेट जो बन रहा था, अब इस कंडीशन में वो किसको प्राप्त हो रहा है, पौधों को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, समझ गए आप बात को। अब दूसरा पॉइंट समझो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मिट्टी के अंदर स्थिर रहता है। अनुपात बताया था मृदा का ह्यूमस के अंदर कितना, देखो फिक्स बताया था 10:1। ठीक है, इसका स्थिर रहना साधारणतः मृदा नाइट्रोजन स्तर पर निर्भर करता है। अतः कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की प्रायोगिक उपयोगिता पौधे एवं मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए ही है। तो जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो स्थिर बनाने का काम करते हैं, वो ये सूक्ष्म जीवाणु और पौधे दोनों मिलजुल के इस काम को करते हैं। तो जब इसमें नाइट्रेट की बहुत मात्रा कम हो जाती है तो आपको पता है वो सारे प्रोसेस घूम घूम के आते हैं। कौन कौन से, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब ये सारे प्रोसेस आप किस में पढ़ोगे, अगले नाइट्रोजन चक्र में पढ़ोगे। ठीक है, देखो इसके बाद यही हेडिंग आने वाली है आपको, मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किसको, नाइट्रोजन चक्र को। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है भाई, चलो।